हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। आज वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। जैसे ही हेडिंग लिखूंगा कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आपने वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स तो पढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेटा एक इंट्रोडक्शन दी थी जिससे आपको केवल वर्क डन की डेफिनेशन को समझा सकूं। अब इसमें वेरिएबल फोर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, एक से एक अच्छे एग्जाम्पल लेंगे। फिर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन देखेंगे जो कि वेरिएबल होता है। फिर बहुत सारी बातें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर 5, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि जो फोर्स होता है वेरिएबल वो किसी में भी चेंज हो सकता है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पर वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा, कई बार ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पर वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा, कई बार ऐसे एग्जाम्पल आएंगे केवल डायरेक्शन में बदलेगा। क्योंकि वेरिएबल का मतलब किसी में भी चेंज हो जाए, चाहे मैग्नीट्यूड में चाहे डायरेक्शन में या दोनों में, ठीक है। बाद बाकी ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाद बाकी बेसिक एग्जाम्पल कर देते हैं हम। मान लीजिए जो एक बेसिक कैलकुलेशन था उसको हम करा चुके हैं, पर हल्का सा और रिवाइज करा देते हैं। मान लीजिए कोई एफ है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, अब मान लीजिए इस फोर्स के द्वारा हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है किसी भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, ठीक है। एक्स वाई जेड, ये जेड एक्स आराम से समझना। अब जैसे ये पॉइंट है एक ए, अब ए से बी ले जाना है यहाँ, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ओके। अब देखिए यहाँ पर जैसे अभी तक मैं ये सब नहीं बोलता था, अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, फोर्सेस के वर्क पाथ पे डिपेंड करते हैं, मतलब पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ए से बी अगर हमको फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है तो किसी भी रास्ते से ले जाओ, कैलकुलेशन हो जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि अगर हमको पाथ नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं साहब कैलकुलेशन। तो आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, अभी से माइंड प्रिपेयर कर लीजिए। इसका बेसिक तैयार हो रहा है कि जब फोर्सेस के वर्क डन के कैलकुलेशन में पाथ की ज़रूरत ना पड़े तो ऐसे फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव, और जिसमें बिना पाथ के कैलकुलेशन हो ही ना पाए ऐसे फोर्सेज होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। या ये कहिए कि अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग होगा, ऐसे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। और जिनमें किस सभी पाथ के लिए वर्क डन बाय द फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है, केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। बाद बाकी अभी कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी बस स्टार्ट करो, धीमे धीमे एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो चलिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, अभी समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए फोर्स इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। यही फोर्स, ये फोर्स, यही फोर्स इस तरीके से लग रहा है। और ds का डिस्प्लेसमेंट तो जो पाथ लेंगे अलोंग द टेंजेंट होगा, अगर वेलोसिटी दी होगी तो अलोंग द वेलोसिटी होगा। ये सारी आपकी हमारी बातें हो चुकी हैं। और मान लीजिए ds हमने इधर ले लिया, ds इधर ले लिया। अब बताइए एक्स वाई जेड में अगर मोशन हो रहा है तो जो छोटा सा ds होगा उसको क्या लिखने के लिए मैंने बोला था, बताइए। ds को लिखने के लिए बोला था मैंने dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, क्लियर। और बताइए अगर हमें यहाँ पर इसको अगर ds से डिस्प्लेस किया है इस फोर्स ने, तो बताइए जो dw होगा, dw इक्वल टू बाई डेफिनेशन क्या था बताइए, एफ डॉट ds था, ठीक है। देख लेना यार, येलो कलर शायद वाइट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाद बाकी जैसा हो बताना, ठीक है। तो dw इक्वल एक लाइन में लिखेंगे फोर्स, सीधे लिख दें। चलिए एक बार लिख देता हूँ इसको, ये आएगा एफ एक्स आई कैप
प्लस एफ वाई जे कैप प्लस आएगा एफ जेड के कैप। एकदम आराम आराम से चलना है। और डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी एक्स के साथ, डी एक्स लिखा जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस जी जी जेड के कैप। ठीक, तो यहाँ से ये जो डी डब्ल्यू आ जाएगा, बताइए डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा और के का के साथ होगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस ये आ जाएगा एफ वाई और डी वाई प्लस एफ जेड प्लस एफ जेड और डी जेड। उठा के आप इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्डन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डब्लू ए से बी जो हो जाएगा ये इंटीग्रेट करेंगे इसको, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। उठा के आप इंटीग्रेट कर दीजिए। प्रॉपर लिमिट एक्स कोऑर्डिनेट में x1 से क्या पुट कर देंगे बताइए, x2 पुट कर देंगे। आराम आराम से देख लो, यहाँ पर आप y1 से y2 पुट कर देंगे लिमिट, यहाँ पर z1 से z2 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके हो जाएंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, बाद बाकी कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे तो एक से एक बातें समझ में आएंगी तुमको। ठीक है, इतना पॉज करके बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, पॉज करके उतारिए। जैसे देखो ये एग्जाम्पल लिया मैंने पहला, फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम 1,2 टू -3,4। अब सबसे पहले देखिए मैं पाथ की चर्चा करता हूँ। अगर आपको पाथ दिया ही नहीं है और फिर भी वर्क डन का कैलकुलेशन पूछा है तो यार कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है अदर वे से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन पूछा है तो इसका मतलब इस फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। अगर कर रहा होता तो पाथ का इक्वेशन बाएं दाएं कहीं ना कहीं दिया रहता। नहीं दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा। यार अभी परवाह ना करना, अभी धीमे धीमे जैसे जैसे पढ़ाऊंगा अंत तक एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एक यार ऐसे ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए भाई अभी तो हम यही मान लेते हैं कि पाथ नहीं दिया है तो पाथ की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी हम कैलकुलेशन करेंगे। और अगर मामला कई बार फंसने लगता है तो वो आपको समझाएंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे फंसा और ऐसे निकला, और अगर नहीं निकल पाएंगे तो फिर हम क्लेम करेंगे कि भाई पाथ की इक्वेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि ये फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव है और इसका कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तभी समझ में तो तभी आएगा जब कुछ आगे बढ़ेंगे, कैसे ही आ जाएगा समझ में, फालतू की बात करते हो। चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर येलो कलर अच्छा हो तो बताना। ठीक है, चलिए देखिए ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये तो एक्स वाई प्लेन ही है। ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखिए पॉइंट 1,1,2 ये है ए, और आप किसी भी रास्ते से ले जा रहे हैं, क्योंकि पाथ की इक्वेशन दी नहीं है तो भाई मैं किसी भी रास्ते से ले जाऊंगा। फिर इसका मतलब मैटर पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेता हूँ -3,4। अब ये मत कहना कि सर एक्स तो उधर होगा, अरे यार वो उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है, वो लिमिट अपने आप एडजस्ट कर लेगी उसको। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए जो फोर्स है वो उसको मैं इधर मान लेता हूँ, ये है फोर्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है कितना बताइए, एक्स आई प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और मान लीजिए मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस ले लिया ये, और एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई में दिया है तो डी एस को तो मैं क्या लगे हाथों लिख लूँगा बताइए, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, कोनो दिक्कत नहीं। अब बताइए इस पार्टिकल को इस पोजीशन से डी एस डिस्प्लेस करने में इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा यार वो होगा डी डब्ल्यू। वो क्या लिखा जाएगा बताइए, एफ डॉट डी एस लिखा जाएगा। तो बताइए बच्चों डी डब्ल्यू बराबर डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप मुस्कुराते हुए, ओरली ले लो। बताइए आई के साथ आई जाएगा तो यह आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई जे के साथ जे जाएगा तो क्या आएगा बताइए, वाई स्क्वायर और डी वाई। उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल वर्क डन आ जाएगा। बताइए एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये हो रहा है 1 से -3 में। तो ध्यान रखना लिमिट हमेशा इनिशियल से फाइनली पुट कर दें। तो इनिशियली 1 है तो यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे। मैं चलो कलर चेंज करके लिख देता हूँ 1 से -3,
और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है बताइए, 2 से 4, तो ये लिखा जाएगा 2 से 4। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आ जाएगा ये W आ जाएगा, WA से B बराबर, इसको इंटीग्रेट करिए तो ये इंटीग्रेशन आएगा x²/2, लिमिट आ जाएगी बताइए कहाँ से, 1 से -3 प्लस ये जो इंटीग्रेशन होगा ये आएगा y³ y³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बताइए, 2 से 4 जाएगी। तो बताइए WA से B बराबर, अब यहाँ पर -3 पुट करिए तो ये आ जाएगा 9/2 -1/2, ये आ गया प्लस ये आ जाएगा 4 पुट करिए, ये आ जाएगा 64/3, ठीक है, 64/3 माइनस 2 पुट करिए तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। इतना पॉज करके उतारिए, बाद बाकी कैलकुलेशन में यही कर दूंगा, ठीक है, इधर कर दूंगा, हटाऊँ या इधर खिसका लेता हूँ इसको, यही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा WA से B बराबर, बताइए ये 9/2 में से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा 4 प्लस जब इस 64 में से इसको घटाओगे तो ये बचेगा 56/3, ठीक। देख लो जरा, 64 में से 8 जाएगा तो 56 बचेगा, बिल्कुल सही है, /3 जब जोड़ोगे तो ये आएगा 12, और 12 + 56 कितना आ जाएगा बताइए, 68/3 जूल। आराम से देख लीजिए, ठीक है, आराम से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, असल में क्या है कि पड़ोस के घर में थोड़ा सा काम चल रहा है कारपेंटरी का, तो इरिटेट ना होना, उनको मैं रोक नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी बीच बीच में। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए f दिया हुआ है xy² प्लस yx² j कैप इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग ए पैराबोला। अब की बार देखिए पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है तुमको, तो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, हमें पाथ दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम 0,0 टू a, a। अब देखो जरा मैं इसको बना देता हूँ, देखो ये एक तरह से ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में ही है क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अलावा तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो यही मान लो। तो अब आपको पैराबोलिक पाथ कहलाऊंगा, इसको ले जाना है। देखो तो बताइए y = x² कौन सा वाला पैराबोला होगा, देखो ओपनिंग अपवर्ड होगा, ये होगा, और ये जा रहा है 0,0 से कहाँ तक जा रहा है बताइए, a, a तक जा रहा है। और जो फोर्स लग रहा है तो इसी तरीके से आप देख लीजिए, फोर्स मान लीजिए ये लग रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है xy² i कैप प्लस yx² j कैप। मान लीजिए ds यहाँ पर इस तरीके से हुआ, ds तो यार पाथ पर डिपेंड करता नहीं है, कोई भी हो आप उसी तरीके से लेंगे, यहाँ पर dxi प्लस dy j, ठीक है। अब आप इसमें dw लिखिए ज़रा, ठीक है, इसको हटा दो। अब हम देखते हैं कि बिना क्या पाथ के भी हो जाएगा क्या, बिना पाथ के होगा कि नहीं होगा, ज़रा ये भी देख लेंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशन तो आपको दी ही, y = x²। चलिए अगर हमको मान लीजिए पाथ नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेशन कर रहे होते dw = f.ds, ठीक, डिवाइडेड, अरे सॉरी, ठीक, dw = ओरली कर दीजिए जरा, i का i के साथ ले लीजिए या लिख दीजिए, चलिए एक बार, xy² i कैप प्लस yx² j कैप और डॉट ds को क्या लिख रहे होंगे बताइए, dxi कैप प्लस dy कैप। तो यहाँ पर आ जाएगा dw बराबर i के साथ, i का डॉट i के साथ ले लो, xy² dx प्लस yx² dy। क्लियर? अब देखिए, अब आपको 100% इंटीग्रेशन में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा क्योंकि y² दिया हुआ है, और यहाँ पर भी इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है। आप समझ गए ना बात को भाई? देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इंटीग्रेट करने निकलेंगे ये
तो आप इसको तो लिखेंगे लिमिट को 0 से, यहाँ पर भी लिमिट को 0 से, क्योंकि x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से a और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है 0 से a। पर यार यहाँ पर दो वेरिएबल हैं और इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा अगर पाथ की इक्वेशन ना दी हो, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए आपके लिए पाथ की इक्वेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, यूज आ जाएगी। ठीक है, तो बताइए पाथ की इक्वेशन क्या दी हुई है, बताइए। पाथ दिया हुआ है, पाथ दिया हुआ है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब y की वैल्यू आप यहाँ ये पुट कर दो और यहाँ पर ये भी पुट कर दो। ठीक है, y की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यही कर देता हूँ इसको। ठीक है, यही कर देता हूँ इसको, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो dw आ जाएगा, ये जो dw आ जाएगा, तो आप ज़रा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो w इक्वल टू, अब देखिए y को एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा 0 से a, और y को एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये आएगा x की पावर 5 और dx। ठीक है, प्लस ये बताइए क्या आ जाएगा, y को लिखोगे एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा x की पावर 4 और dx, लिमिट 0 से a। क्लियर हो गया। तो w इक्वल टू ये आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6, लिमिट 0 से a, प्लस ये क्या आ जाएगा बताइए, x की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 0 से a आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आएगा, बताइए w इक्वल टू, लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा a की पावर 6 अपॉन 6, प्लस ये क्या आएगा बताइए, a की पावर 5 अपॉन 5। यही आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, यही आ जाएगा आंसर आप लोगों का। कोई एरर हो तो ज़रा देख लेना, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो। और देखिए क्वेश्चन इससे आगे, अब देखिए फिर से वेरिएबल फोर्स दिया है वाई आई प्लस एक्स जे कैप। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो फिर से पाथ दिया है, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0,0 टू a, पाथ की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाना है। ठीक है, देखिए मैं करता हूँ, जरा बी पार्ट पढ़ दूंगा, पहले जरा इसको करता हूँ। देखिए फोर्स दिया आपको, ये फोर्स दिया आपको वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और पाथ की इक्वेशन दी हुई है। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए, 0,0 से ये जा रहा है a, इस पाथ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है। तो बताइए इसकी पाथ की इक्वेशन क्या होगी, बताइए y माइनस a, इतना तो सब जानते ही हैं, y माइनस a, और स्लोप कितना आ जाएगा बताइए, इसका स्लोप आएगा 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a होगा और ये भी 1 होगा, a होगा, तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 और x माइनस a। ठीक, तो ये आ जाएगा y माइनस a बराबर x माइनस a, तो y इक्वल टू x। तो ये है पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ। ये आपको पाथ की इक्वेशन दी हुई है, इस पाथ से ले जाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फोर्स मान लीजिए इस तरीके से लग रहा है, जो भी है मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है, और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बताइए, वाई आई प्लस एक्स जे, और ये मान लीजिए यहाँ पे डी एस है। अब इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ करूँगा पाथ की इक्वेशन, नहीं पड़ेगी तो नहीं करूँगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ रही थी, बिना उसके यूज़ नहीं हो रहा था, उससे पहले पाथ की इक्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि बिना पाथ की इक्वेशन यूज़ किए हुए भी सॉल्व हो जाएगा, और पाथ की इक्वेशन यूज़ करके तो उसको होना ही होना है। अब ज़रा दोनों बातें आप देख लीजिए। तो अब ज़रा देखिए, आप ज़रा देखिए डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे एफ डॉट डी एस। ओके, तो ये जो डी डब्ल्यू लिखेंगे एफ आपको क्या दिया है बताइए, वाई आई प्लस एक्स जे, और डी एस की वैल्यू आप हमेशा की तरह एक्स वाई प्लेन है तो क्या लिख रहे होंगे बताइए, डी एक्स आई डी वाई जे कैप। बताइए ज़रा डी डब्ल्यू इक्वल टू आई डॉट आई लेंगे तो यह आ जाएगा वाई डी एक्स, यह आ जाएगा वाई डी एक्स, प्लस यह आ जाएगा एक्स डी वाई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है। जैसे इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वो
उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना आसान नहीं था, पर इसको बनाना आसान है, ये बन जाता है इक्वेशन में। देखिए कैसे बन जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर अब मैं आपको डिफरेंशिएशन दे दूँ डी ऑफ एक्स वाई, इसको मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दे दूँ, पार्शियल इसका दे दूँ डेरिवेटिव, तो देखिए यार क्या आएगा, ये लिखा जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स डी वाई बाई एक्स को बचाएंगे, फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई, प्लस वाई को बचाएंगे, फिर एक्स को करेंगे तो वाई डी एक्स। तो अब देखो आप ध्यान से, ये यही तो लिखा हुआ है, मैं बिना पाथ का यूज़ किए हुए इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी डब्ल्यू को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं डी और एक्स और वाई, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे हम टोटल के लिए। अभी मैंने पाथ की इक्वेशन का यूज़ नहीं किया, ठीक है, इसको इधर खिसका देता हूँ। देखिए अब ज़रा समझना, आपको एक पॉइंट बताते हैं। देखिए इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ते थे, जैसे यहाँ पर जो भी होता है इसके अंदर जेड, जब इंटीग्रेट करते हैं तो जेड हो जाता है। अगर डी के अंदर या पी होता है ये, तो इंटीग्रेशन पी हो जाता है। अगर डी के अंदर लेमडा जेड होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, लेमडा जेड ही होगा। तो अगर डी के अंदर एक्स वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। प्लीज़ यार इसको फोकस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों को बाउंस कर जाएगा नहीं तो। अगर डी के अंदर जेड है तो इसका इंटीग्रेशन जेड ही होता है। अगर पी है, डी के अंदर पी है तो इसका इंटीग्रेशन पी होता है, और लेमडा जेड है तो इसका इंटीग्रेशन लेमडा जेड ही होता है। ऐसे अगर एक्स वाई है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ और होता, ऐसे ही होता एक्स जेड होता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता पता है, एक्स जेड ही होता। इसी तरीके से अगर यहाँ पर जेड वाई होता है इसके अंदर, तो पता है इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता, जेड वाई ही होता, यही होता। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा ये अब आपको पता लग गया। यहाँ पर क्या आ गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एक्स वाई। ठीक है, अब उठा के लिमिट पुट कर दो। अब ध्यान रखना यहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई दोनों है, तो लिमिट यहाँ पे डबल पड़ जाती है। ये थोड़े छोटे छोटे नेम है, तो लिमिट बताइए एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक चले थे बताइए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था बताइए, 0,0 और फाइनल ए कॉमा ए। तो एक्स यहाँ पर ये है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 और वाई की वैल्यू 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू ए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा ये। तो आप लिमिट जो पुट करेंगे देख लो, 0,0 एक साथ लिमिट पड़ जाती है एक्स और वाई पर। ये यहाँ पर एक्स है और ये यहाँ पर वाई है, और यहाँ पे ए कॉमा ए, इस तरीके से। ये यहाँ पे होगा एक्स और ये होगा वाई। तो अब इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, और इस डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0,0 से ए कॉमा ए। इसको भी लिमिट डालने का तरीका आपको समझा देते हैं, एकदम आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें भी। देखिए इसमें भी लिमिट उसी तरीके से पुट की जाती है, डब्ल्यू बराबर, पहले क्या करो, x की जगह a लिखो और y की जगह a लिख दो, तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए आ जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह 0, 0 इंटू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो w इक्वल टू आ गया a स्क्वायर। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर भले ही मुझे पाथ की इक्वेशन दी हुई थी, पर बिना पाथ की इक्वेशन के यूज़ के भी आंसर आ गया। अब मैं इसको पाथ की इक्वेशन का यूज़ करके आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, पाथ की इक्वेशन का यूज़ करके समझाता हूँ। देखो पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ यूज़ करके समझाता हूँ। देखो इक्वेशन ऑफ पाथ का यूज़ करके समझाता हूँ। देखो अगर ये x ये y, अब आपको ये पता लग गया कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाना था 0,0, तो ये पॉइंट था a, a, और फोर्स का एक्सप्रेशन दिया था वाई आई प्लस एक्स जे कैप। ठीक, अब यहाँ पे जो फोर्स था वो तो आप कुछ भी मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, इधर मान लीजिए F इक्वल टू दिया था, वो तो दिया ही है। ठीक है, वाई आई प्लस एक्स जे। ठीक, और यहाँ पे डी एस आपने ये ले लिया। ठीक, डी एस, तो डी एस को बताइए क्या लिख देंगे, डी एस को लिख देंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। ओके, अब आप इसमें इसकी इक्वेशन आपको पता है,
पाथ की इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स। ये आपको आसान लगेगा, पर अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि पाथ की इक्वेशन ना दी हो, तब आपको उसी प्रोसेस से चलना होता। हालांकि वैसे क्वेश्चन मैं आपको खूब कराऊंगा, उसकी भी परवाह ना करें, काफ़ी कराऊंगा इसको। फिलहाल आप इसको पाथ की इक्वेशन का यूज़ करते हुए देख लीजिए ज़रा। तो बताइए जो डी डब्ल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डॉट डी एस। क्लियर? तो बताइए डी डब्ल्यू बराबर एफ आपका है वाई आई प्लस एक्स जे डॉट, और डी एस दिया हुआ आपको डी एक्स आई डी वाई जे। तो यहाँ से आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर आई का डॉट आई से लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई डी एक्स, प्लस जे का डॉट जे से लेंगे, ये आ जाएगा एक्स डी वाई। अब y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स, तो देखिए y की जगह क्या लिख दो, x लिख दो, तो ये क्या बन गया एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब इसमें दिक्कत होगी तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो ये सब करने पड़ते हैं यार, अब ये सब आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो गई, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं चाहे आप जेई मेन के स्टूडेंट हैं, इतना सब जेई मेन नीट में भी है, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा डी वाई बराबर डी एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पर डी वाई फंस रहा था, तो अब आप यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस एक्स, और डी वाई की जगह क्या आ जाएगा डी एक्स। तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर 2x dx, ठीक। उठा के आप इंटीग्रेट कर दीजिए, उठा के आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ओके, उठा के आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्लियर, उठा के आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए x इसमें केवल वेरिएबल है तो वो जाएगा 0 से a, तो ये जाएगा 0 से a, ठीक। तो ये w बराबर आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से a। जरा देखिए क्या आंसर आएगा, w बराबर आ जाएगा a स्क्वायर। क्या वही आंसर आ रहा है, आना भी था, आना भी था। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको, आपने इससे पहले जब सॉल्व किया तो वर्ग डन के कैलकुलेशन में पाथ की नीड नहीं थी, फिर भी हमने कर लिया था, पाथ दिया है तब भी हो गया। इसका मतलब हम किसी भी रास्ते से इसके कैलकुलेशन को करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने दूसरे पाथ से कैलकुलेशन कराया है, जरा चेक करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में देखिए क्या करा है, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0 टू a, तो पहले 0,0 से a, जा रहा है, एंड फ्रॉम फिर a,0 से a, जा रहा है इन स्ट्रेट लाइन पाथ, और स्ट्रेट लाइन पाथ से जा रहा है। तो इसको भी जरा करके देखते हैं। देखिए देखिए आंसर वही आएगा। देखिए फोर्स तो वही है, फोर्स तो वही है वाई आई प्लस एक्स जे। अब जो इसमें पाथ यूज हुआ है जरा देखिए, जाना वही है 0,0 से a, ही जाना है, लेकिन रास्ता पहले क्या है, पहले इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, फिर ये जाना है, ऐसा दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, क्योंकि ये दिया हुआ है a,0। तो पहले जाना है 0,0 से a,0, फिर जाना है a,0 से इस पाथ पे, ये जाना है। इसको O कह देता हूँ, इसको A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ, ठीक है। अब इस रास्ते से आपको जाना है, तो जरा कर लेते हैं। जरा देखिए, अब पहले मैं O से A का कैलकुलेशन करता हूँ, O to A, बिल्कुल आराम से मज़ा लेते हुए करना है, O से A करना है। तो O से A मुझे पाथ ये दिया हुआ है, ये पॉइंट O है, यहाँ पर ये पॉइंट O है, और कोऑर्डिनेट क्या लेगा इसको, चलिए वो तो सीधे स्ट्रेट लाइन ही हो गया, और ये पॉइंट A है। यहाँ से दूरी कितनी है बताइए, ये दूरी है यहाँ से A। अब देखिए फोर्स, अब ध्यान रखना, जब आप O से A करेंगे, यार यही सब आपका दिमाग खुलना है। अब बताइए अगर कोई पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेगा तो क्या इस हर पॉइंट पर, किसी भी लोकेशन पर, यहाँ पर क्या हर जगह y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ भी y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी y की वैल्यू 0 होगी। भाई अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो इस एक्स एक्सिस का मतलब ही है कि हर पॉइंट पर y की वैल्यू 0। तो अगर y की वैल्यू 0 कर दोगे तो बताइए, अगर f का एक्सप्रेशन आपको ये दिया हुआ है वाई आई प्लस एक्स जे, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको समझने में चीज़ें। अब यहाँ, अब देखिए फॉर O to A, O से A के लिए y की वैल्यू हर जगह 0 है, हर जगह y को 0 पुट करेंगे, हर जगह y को 0 पुट करेंगे, और y 0 हो जाएगा। तो बताइए जो फोर्स आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स जे कैप, क्लियर हुआ।
एक्स जे कैप। इसका मतलब ध्यान से देखिए कि फोर्स मैग्नीट्यूड में तो वेरिएबल है, लेकिन डायरेक्शन उसका हर पॉइंट पर क्या है, जे कैप। तो देखो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स 0 होगा, फिर फोर्स यहाँ बढ़ता जाएगा, फिर फोर्स यहाँ बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ फोर्स बढ़ता जाएगा। इस तरीके से फोर्स वेरी कर रहा है। और लेकिन डायरेक्शन हर जगह फोर्स का क्या है, जैसे किसी भी एक्स पे मैं चला जाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू क्या बताइए, ये एफ इक्वल टू क्या बताइए, एक्स जे कैप। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप बताइए अगर आपने ds का डिस्प्लेसमेंट इधर लिया तो ds इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर बताइए, dx आई कैप होगा। तो अब ध्यान से देखना जरा, तो डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, और जो फोर्स लग रहा है ध्यान से देखिए वो अलोंग द वाई एक्सिस लग रहा है। यार ये बहुत अच्छी बात है, यही से शुरुआत हो जाती है चीज़ों की, थोड़ा सा दमदार चीज़ों की, प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द एक्स एक्सिस है dx आई, और फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस है। तो बताइए इसमें जो dw होगा वो क्या होगा बताइए, 0 होगा, और dw 0 होगा, तो फिर wo से a भी क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। wo से a भी 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं o से a ले जाऊंगा इस फोर्स के द्वारा, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी 0। तो o से a में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इतना करिए। अब जरा हम निकालते हैं a से b, ठीक है, ए से बी का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए ए से बी करते हैं। अब देखिए ए से बी देख लेते हैं। अब ए से बी ये था, आराम से देखना, बहुत मजा आने वाला आपको। ये था ए, कोऑर्डिनेट थे इसके a,0 और ये पॉइंट था बी, और कोऑर्डिनेट है बताइए a,a। अब ध्यान रखना ये अलोंग द वाई एक्सिस है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, पर यहाँ पे हर जगह बताइए x की वैल्यू तो a होगी ना भाई, x की वैल्यू तो हर जगह a होगी ना। तो बताइए इस x की वैल्यू a है, तो इसकी इक्वेशन यही आ गई ना, x इक्वल टू a। भाई कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई यहाँ पर x इक्वल टू 0 होता है पूरे वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, a है। अब देखिए जो फोर्स था, फोर्स बताइए क्या दिया हुआ था आपको, फोर्स का एक्सप्रेशन था वाई आई प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। अब आप इस फोर्स को फाइंड आउट कर लिए x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर, तो एट x इक्वल टू ए, तो बताइए जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, x को आप a रखेंगे, वाई आई, ये आ जाएगा एक्स जे कैप। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी जनरल अगर आप y पे जाते हैं, जनरल y पे, यहाँ से ध्यान रखना, तो जो जनरल y पे जाएंगे तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो वाई आई, तो आई डायरेक्शन में ये फोर्स है, कितना है बताइए, वाई आई, ये फोर्स ही है जिसको मैं एफ वाई कह रहा हूँ, और एक्स ठीक है। और बताइए जो वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है ये एफ वाई की वैल्यू कितनी बताइए, एक्स की वैल्यू है। तो बताइए जब आप ds का डिस्प्लेसमेंट करोगे, जब ds का डिस्प्लेसमेंट करोगे ये ds लोगे, ठीक है, ds लोगे, तो यहाँ पे बताइए ds इक्वल टू, अगर आप इस पाथ के अलोंग देख रहे हैं तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, dy जे कैप होगा, ठीक है, dy जे कैप होगा। और तो बताइए इस फोर्स के द्वारा तो वर्डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो लगेगा ds के परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा। तो हम जरा बेसिक से भी कर सकते हैं, बाद बाकी भी आपको समझा देंगे। तो बताइए जो dw हो जाएगा, बताइए वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डॉट ds। तो बताइए dw इक्वल टू एफ बताइए इस रास्ते के अलोंग एफ का इक्वेशन क्या बताइए, वाई आई प्लस एक्स जे कैप, और डॉट ds क्या है बताइए, dy वाई जे कैप, ठीक। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, dy वाई जे कैप। जरा देखिए मैं कुछ गलत कर गया इसमें, f की वैल्यू लिखी थी, x को a लिखा था, तो यहाँ पे a आएगा, ठीक है, x को a लिखा था, इसको a आएगा, ठीक है, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे a आएगा, ठीक है, a आएगा, तो a जे कैप, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, यहाँ पे a आएगा, क्लियर, ठीक है। तो कुछ है नहीं, बताइए dw इक्वल टू, अब i का टर्म तो इसमें है नहीं, तो ये सीधे क्या आ जाएगा बताइए, a dy आ जाएगा। उठा के आप इंटीग्रेट कर दो इसको, बताइए अब यहाँ पर y को इंटीग्रेट करेंगे, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से a में जा रहा है, तो ये लिमिट आ जाएगी 0 से a,
जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे w इक्वल टू ए डी बाई, तो इंटीग्रेशन आएगा ए बाई लिमिट 0 से a, तो w इक्वल टू ध्यान से देखिए a स्क्वायर आ गया। क्या वही आंसर आ रहा है? एक बढ़िया सवाल था। बढ़िया सवाल क्या, कंसेप्ट बहुत अच्छा था इस क्वेश्चन में, जिस कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया। अभी काफ़ी क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसके। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, जेई मेंस नीट सब में आ चुका है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वेल नोन क्वेश्चन है। अ ट्रॉली ऑफ मास एम हैज़ वेलोसिटी वी वेरिएबल दिया हुआ है, एक ट्रॉली मूविंग ट्रॉली है, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है क्योंकि वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट पे ही वेरी कर रही है, ठीक है। और कुछ दिया नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस में ही है। यहाँ से पार्टिकल चलता है t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 से, और वेलोसिटी इक्वल टू कितनी है बताइए, u इक्वल टू 0। और जब ये किसी भी x पर आ जाता है, किसी भी x पर, यहाँ किसी भी x पर, बताइए इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है अल्फ़ा रूट एक्स। वेलोसिटी दी हुई है अल्फ़ा रूट एक्स। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ट्रॉली ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड। अब देखिए पहले t सेकेंड में यहाँ पर x इक्वल टू x और t इक्वल टू t, यहाँ पर t इक्वल टू क्या था, 0 था। अब देखिए अब आपको वेलोसिटी दी हुई है तो बड़ा आसान है। देखिए अब आपको पहले वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा। तो देखिए यार फोर्स क्या होता है बताइए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है बताइए, एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt। ध्यान से देख लीजिए dv अपॉन dt। तो अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल लेना होगा, dv अपॉन dt डिफ्रेंशिएट करके क्या फाइंड आउट करना होगा, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए मैं अगले पेज पे इसको फाइंड आउट कर देता हूँ। देखिए v इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुन लेना, v इक्वल टू आपको दिया हुआ है अल्फ़ा रूट एक्स, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर देते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए अल्फ़ा एक्स की पावर हाफ। अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dv अपॉन dt तो ये हो जाएगा, अल्फ़ा तो कांस्टेंट होगा, तो d अपॉन dt ऑफ x की पावर हाफ। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dv अपॉन dt बराबर अल्फ़ा। अब देखिए ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, x के में नहीं हो रहा है, तो पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये क्लियर हुआ। इनटू फिर x को करेंगे t के रेस्पेक्ट में। इतना यार मैथ आती होगी, नहीं आती है तो आपको बैक में जाके पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं बता पाऊँगा। डी ये नीट वाले बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, बाद बाकी IT वाले नहीं फंसते, जेई मेन वाले नहीं फंसते। लेकिन यार नीट वालों को भी बैक में जाके पढ़ना होगा। मैं डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ। तो ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया अल्फ़ा की पावर 2, और ये बनेगा x की पावर -1/2, तो नीचे जाके आ जाएगा x रूट एक्स इनटू आ जाएगा dx/dt। अब देखिए ये देखा जाए तो इसको dx/dt भी तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dx/dt भी तो लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर dx/dt की ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। तो बताइए यहाँ पर आ जाएगा, बताइए एक्सीलरेशन या dv अपॉन dt बराबर आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, अल्फ़ा अपॉन 2 रूट एक्स इंटू, और बताइए dx/dt को किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर हाफ। ये इससे मर गया तो ये बच गया अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। और बड़ी खुशी की बात है ये कांस्टेंट आया, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात निकल कर आ गई। मतलब जो वेलोसिटी मुझे दी हुई थी अल्फ़ा रूट एक्स, और जब मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया। और जब उसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स भी क्या बनेगा बताइए, कांस्टेंट ही बनेगा। तो बताइए ये कांस्टेंट आया, कितना आया बताइए, यह है अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 आया, तो फोर्स भी आ जाएगा m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। तो फोर्स कांस्टेंट आया। इसका मतलब किसी भी लोकेशन पर आप चले जाएंगे जो फोर्स होगा वो हमेशा कितना लग रहा होगा बताइए, हर लोकेशन पर F वही लग रहा होगा, कितना m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ भी फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा बताइए कितना, m अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। अब देखिए अब एक्सीलरेशन तो आपको पता लग ही गया, तो पहले t सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो x होगा ये भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो अब देखिए मैं अगले पेज पे इसको फाइंड आउट कर देता हूँ। अगर पार्टिकल के पास a का एक्सीलरेशन है, देखिए t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और x इक्वल टू 0 से पार्टिकल चला, t इक्वल टू t पर यहाँ पहुँच गया।
वेलोसिटी तो मुझे पता ही है, कितनी थी बताइए, अल्फा रूट एक्स आ रही है, जो भी है, ठीक है। और एक्सीलरेशन मुझे पता है, ए की वैल्यू कितनी दी है बताइए, ये दी हुई है अल्फा स्क्वायर बाई 2 दी हुई है, ओके। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक जो एक्स होगा, इसको इक्वेशन को यूज़ कर लो, बताइए क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना आया बताइए, अल्फा स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक। तो एक्स की ये वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो आई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 आई। और फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन बताइए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वर्क डन होगा सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए यहाँ पर वर्क डन जो लिखा जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। तो बताइए फोर्स कितना निकल के आया, फोर्स निकल के आ गया एम अल्फा स्क्वायर बाई 2। और बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया बच्चों, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन एकदम। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम अल्फ़ा की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कर लीजिए पॉज करके, एक बढ़िया क्वेश्चन था, जेई मेंस नीट सब में आ चुका है ये सवाल। पॉज करके उतार लीजिए, कुछ है नहीं। देखिए वेलोसिटी दी थी पोजीशन का फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लिया। ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ था, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स फाइंड आउट कर लिया, और हमने देखा कि फोर्स कांस्टेंट आ रहा था। कांस्टेंट फोर्स आ रहा है तो हमको डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता और होगी टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो मोशन के इक्वेशन लगा के हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, एक ही होगा क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, और ये सब निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए पॉज करके उतारिए। चलिए भाई एक क्वेश्चन IIT का देख लेते हैं दोस्तों। एकदम आसान क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि कई बार बहुत डर लगता है ऐसे सवालों को देख के, लेकिन डर के आगे जीत है। आप देखिए आराम से क्वेश्चन को। IIT एडवांस का है और रिसेंट का ही अभी आया है, मैंने ईयर मुझे याद नहीं है इसका। देखिए दिखने में बड़ा डरावना लगेगा, ये जेई वालों की सबसे पहली खास बात है कि लैंग्वेज और क्वेश्चन इतना मतलब दिखने में टफ कर देंगे कि अब ऐसे ही डर जाओ। जब कैलकुलेशन करने बैठोगे तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, एकदम आलू प्याज लगेगा, कुछ है ही नहीं। देखो, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम दिया है, फोर्स का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ये फोर्स है। अभी तक जो हम छोटे छोटे ले रहे थे उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, पर आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये टर्म कॉमन है, बाहर आ जाएगा निकल के, वही बचेगा एक्स आई और वाई जे, अभी दिखेगा तुमको। व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए कॉमा जीरो से ले स्टार्ट किया चलना, ऑरिजिन से नहीं है, ए कॉमा जीरो से, टू द पॉइंट जीरो कॉमा ए होगा वाई एक्सेस पर और ए कॉमा जीरो होगा एक्स एक्सेस पर, ठीक है। अलोंग ए सर्कल पाथ की इक्वेशन दी हुई है भैया, सर्कल पाथ दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है उसका ए, रेडियस ए है, अबाउट द ओरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन। बड़ा आसान हो गया, देखिए कुछ है ही नहीं। देखिए करते हैं, आपको एक पार्टिकल को सर्किल है, सर्कुलर पाथ ही दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, अगर ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, सर्कल का रेडियस ए है, ये 0,0। तो बताइए ए कॉमा जीरो क्या ये पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा, ये होगा A,0। और बताइए 0, ए ये पॉइंट होगा, ये A,0 होगा और ये 0, ए होगा। अब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है अलोंग दिस पाथ का इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए फोर्स आप कहीं भी मान लो, जैसे ये मान लो फोर्स, आप ये मान लीजिए एफ फोर्स ये दिया हुआ है, और फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है बताइए, के, और क्या है एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस वाई जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये फोर्स है, ठीक है। अब देखिए मान लो ये यहाँ पे जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ध्यान से देखना। तो बताइए ये जो डिस्टेंस है क्या रेडियस ए होगी, ये पॉइंट कहीं भी मूव कर जाए पर सर्कुलर पाथ के अलोंग पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, इसलिए एच ये ए नहीं चेंज करेगा, और मान लो ds आ गया इधर,
ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन है तो डी एस को तो आप हमेशा की तरह क्या लिख देंगे बताइए, डी एक्स आई प्लस डी वाई जी। अब ध्यान से देखना, इतना सबको आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो बताइए क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कौनो दिक्कत नहीं, या ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो देखिए इसका फ़ायदा हम यहाँ उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा ए क्यू। तो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ये और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बताइए, ए क्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ए क्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ बच्चों इसको, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा, अब ये के आ गया और नीचे आ जाएगा ए क्यू, बाहर आ जाएगा इससे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ए क्यू बन गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये बच गया एक्स आई प्लस वाई जे, एकदम आराम से बच्चों की तरह। अब बताइए जो डी डब्ल्यू होगा, एफ डॉट डी एक्स लिखेंगे आप लोग इसको, एफ डॉट डी एस, इसको मैं ओरली करवाऊंगा अब इतना, ठीक है। ये के अपॉन ए क्यू कॉन्स्टेंट है और ये डी एस लिखा हुआ है, ये एफ लिखा हुआ है, तो आई का डॉट आई से लोगे, जे का डॉट जे से लोगे, तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के अपॉन ए क्यू, और क्या आ जाएगा बताइए, एक्स डी एक्स। देखो कितना आसान आ गया, आपको मज़ा आ गया होगा, एकदम खुशियाँ आ गई होंगी आपको, ठीक। और टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा ए से 0 और वाई करेगा 0 से ए, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर लिमिट पुट करते हुए डब्ल्यू इक्वल टू के अपॉन ए क्यू, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी ये एक्स डी एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा ए से 0, तो लिमिट पुट कर देंगे ए से 0 प्लस वाई डी वाई, लिमिट पुट कर देंगे इसमें बताइए कहाँ से कहाँ तक, वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा 0 से ए, तो ये लिमिट जाएगी 0 से ए। चलिए इतना करिए, फिर सॉल्व करता हूँ इसको, इतना पॉज करके उतारिए। ठीक है, यही कर दें इसको सॉल्व, यहाँ कर देते हैं। देखिए जरा, डब्ल्यू इक्वल टू के अपॉन ए क्यू, देखिए जब इसको एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट ए से 0 प्लस वहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से ए, तो डब्ल्यू इक्वल टू के अपॉन ए क्यू, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे ए लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, इससे ये मर जाएगा, तो इसका आंसर बताइए कितना आ गया, 0 आ गया। कितना अच्छा सवाल था बताइए, कठिन तो कहीं से नहीं था, भले ही जेई एडवांस का है तो क्या हुआ, क्या नीट वाले बच्चे नहीं समझेंगे, 100% समझेंगे। अरे थोड़ा बहुत तड़का लगना चाहिए बेहतरीन चीज़ों का बीच बीच में, ठीक है। उतारिए पॉज करके, चलिए एक आर्टिकल और कंप्लीट करते हैं, एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस बुक्स में दिए रहते हैं। देखिए कि सबसे पहले एरिया अंडर द ग्राफ, मैं आपको बहुत कुछ काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी के ग्राफ का एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को देता है, सबसे पहले आप देखा करो उसका यूनिट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स ग्राफ, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स ग्राफ, आप यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स ग्राफ। तो इधर मान लीजिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया और इधर लिया फोर्स। अब मान लो कोई भी एरिया है, ऐसे यही एरिया है, सबसे पहले इसका यूनिट देख लो। तो यूनिट के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा फंडा बताया था, यूनिट कैसे लिखते हैं बताइए, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो बताइए वाई एक्सिस पे क्या होगा बताइए, न्यूटन, और एक्स पे क्या बताइए, मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है बताइए, वर्क डन होता है, वर्क डन होता है, और जूल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा बताइए, वर्क डन नाम की फिजिकल क्वांटिटी देगा। अब इसके देखिए कैलकुलेशन के क्या क्या तरीके होते हैं, हटाएं,
पॉज करके उतारिए। क्लियर, हटाएं। देखिए कैलकुलेशन के क्या तरीके होते हैं। अब जैसे बिना इंटीग्रेशन के भी तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स, और मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है आपको फोर्स, तो इसका आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो इसका आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे सीधे सीधे। तो एरिया बताइए क्या आएगा। मान लीजिए ये तो यहाँ पे 0,0 है, और ये यहाँ पर मान लीजिए x = 10 है, 10 मीटर, और यहाँ पर फोर्स मान लीजिए 20 न्यूटन है। ओके, 20 न्यूटन है। तो इसका जो वर्क डन होगा, बताइए जो वर्क डन होगा, वर्क डन हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ बराबर ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा 10 इंटू हाइट, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक, कितना है बताइए 20, तो ये आ जाएगा 100 जूल, ये आ जाएगा 100 जूल। क्लियर, ठीक है, ये आ जाएगा 100 जूल। कई बार आपको इंटीग्रेशन से करना होगा, कई बार इंटीग्रेशन से करना होगा। पॉज करके उतारिए, हटा दूं। देखिए कई बार आपको इंटीग्रेशन से करना होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए जो फोर्स है वो पोजीशन का फंक्शन दे दिया, F = 2x², ये पैराबोला दे दिया, तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक, अब आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए x = 0 से लेके x = 2 मीटर तक, तो बताइए फिर से क्या होगा। ये होगा, ये इस ग्राफ का एरिया होगा ये। अब इस ग्राफ का एरिया आपको किसी फॉर्मूले से नहीं मिल सकता, उसमें आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी हमने आपको काइनेमेटिक्स में आदत डलवा दी थी, तो क्या करते हैं बताइए बच्चों, x पे जाके dx, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर, x पे जाके क्या लेते हैं dx। ठीक, तो अब देखिए, अब x के लोकेशन में जो फोर्स होगा वो होगा F का। अब बताइए जो dA का एरिया होगा, dA का एरिया क्या लिखा जाएगा, FDX, और FDX बताइए क्या होता था, वर्क डन होता था, तो ये हो जाएगा dW। तो एक तरह से यहाँ पे dW = आ गया dA बराबर आ गया FDX। और अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे FDX को। x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बताइए, 0 से 2 वेरी करेगा, तो x कोऑर्डिनेट को 0 से 2 में क्या करा देंगे, वेरी करा देंगे। तो W बराबर 0 से 2, f की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए, 2x²। एक काम कर लो, इसको 3x² कर लो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, 3x² और dx, तो यहाँ से W = आ जाता है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x² को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा x³ और 3 से 3 मर जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली बच्चों x³। लिमिट आ जाएगी 0 से 2, तो बताइए W बराबर ये आ जाएगा 8 जूल। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 8 जूल। एकदम क्लियर। तो एरिया अंडर द FX ग्राफ आपको क्या देता है, वर्क डन बाय द फोर्स, वाई एक्सेस पर फोर्स और एक्स एक्सेस पर डिस्प्लेसमेंट। बाद बाकी बहुत सारे चेंज करे कि इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट, अब वो सब जरूरत नहीं पड़ती, इतना करो। पॉज करके उतारिए, उतारा। चलिए एक बात जरा नोट करके लिख लीजिए, एक बात जरा नोट करके लिख लीजिए। अब देखिए एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इधर फोर्स, फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है। अब देखिए इस तरह से एरिया, तो बताइए ये जो एरिया होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या होता है, ये होगा पॉजिटिव वर्क डन, और ये जो एरिया होता है ये होता है नेगेटिव वर्क डन। ठीक, अब मान लीजिए इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया, A1 आया, और इसका एरिया कैलकुलेट किया तो A2 आया। तो जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन जो होगा ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ध्यान रखना A1 प्लस ऑफ माइनस A2, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। क्लियर, टोटल वर्क डन ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
जो अक्सर बुक्स में दिया रहता है, इसको देख लीजिए। फाइंड द वर्क डन एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स। तो देखिए ये एक फोर्स इधर न्यूटन में, और ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स 20 सेंटीमीटर लेंगे, 50 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 80 सेंटीमीटर, और फोर्स यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपको निकालना है, अगर x इक्वल टू 20 पे फाइंड आउट करना है तो ये एरिया चाहिए। तो देखिए यहीं पे कर देंगे काफ़ी कुछ कैलकुलेशन। तो देखिए एट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। तो इतना एरिया निकाल लो, इसको मैं A1 कह देता हूँ। तो बताइए A1 का जो एरिया आ जाएगा क्या आएगा, बताइए हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बनाने के लिए 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट कितना होगा ट्रायंगल का बताइए, इंटू 10 होगा। तो बताइए जो A1 आ जाएगा ये कितना आ गया, बताइए ये आ गया 1 जूल आ गया, क्या 1 जूल आ गया, 1 जूल आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब आपको या अब सबके एरिया फाइंड आउट कर लो, इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लो, सबके एरिया फाइंड आउट कर लो, इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लो, इसका एरिया फाइंड आउट कर लो A2। बताइए A2 बराबर क्या आएगा, ये तो सीधे सीधे रेक्टेंगल है, तो दिस इंटू दिस आ जाएगा। ये कितना होगा बताइए 30 होगा, और ये 10 होगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 30। लेकिन 30 सेंटीमीटर में होगा, तो 10 टू दी पावर -2 करोगे तो ये आ जाएगा 3 जूल, यूनिट वर्क का ही आएगा। फिर आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं इसको A3 कह देता हूँ। फिर से बताइए क्या आएगा, ये हाफ इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 10, लेकिन 10 टू दी पावर -2 आएगा, इंटू ये हाइट बताइए कितना होगा 10 होगा। तो A3 बराबर बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ गया, हाफ जूल आ जाएगा, 0.5 जूल, ठीक है। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। इसका एरिया मैं अगले पेज में आपको निकलवाऊंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, पहले यहाँ तक फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसमें जो वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, आपने जो वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर तक कर लिया। अब आपको x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर तक करना है। तो एट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 50, अब 0 से 50 में आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए क्या आ जाएगा, सीधे सीधे वर्क डन आ जाएगा A1 प्लस A2। अच्छा दोनों ही एरिया अब द एक्स एक्सिस हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका वर्क डन कितना है 1 जूल, प्लस बताइए A2 इसका एरिया कितना है 3, तो वर्क डन कितना है 3 जूल, तो बराबर क्या आ जाएगा 4 जूल। क्लियर हो गया, इतना पॉज करके उतारिए, यहीं पे कैलकुलेशन करता जाऊंगा मैं, ठीक है, यहीं कर देंगे कैलकुलेशन। अब देखिए, अब आप थर्ड फाइंड आउट कर लीजिए, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 50 60 60। तो देखिए टोटल एरिया लेंगे, यहाँ तक का टोटल एरिया, तो जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा, टोटल वर्क डन। अब पहला वर्क डन कितना था बताइए, ये हट गया क्या, ये था 1 जूल था, हमें पता ही है 1 जूल था, 1 जूल था, प्लस दूसरा कितना था 3, प्लस ये कितना है बताइए आधा जूल आया है, तो ये आ गया 4.5 जूल, 4.5 जूल आ गया। अब आपको मैं ये निकलवाता हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है, तो ये वर्क डन तो पॉजिटिव थे, लेकिन ये वर्क डन होगा नेगेटिव, ठीक है। इसको मैं अलग से निकलवा देता हूँ, ठीक है, अगले पेज पे अलग से निकलवा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये था, ये था ये। तो सबसे पहले आपको ये 10 दिया था, ये आपको 20 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 50, ये 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था देख लो पीछे वाले पेज पे जाके, ये 50 दिया हुआ है, यहाँ 50 दिया हुआ है,
ये क्या दिया हुआ है, शायद 60 दिया हुआ है, देखना 60 80, ये 60 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, और ये सेंटीमीटर में। अब सबसे पहले देखिए, ये आपको यहाँ नहीं दिया है। अक्सर जे के क्वेश्चंस में ये बात आ जाती है, चाहे नीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं कि भाई चलिए यहाँ से यहाँ तक ये वाई है, और इसमें फिर हमको देखिए ये जो थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो अब हम इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अगर ये वाई है तो ये भी तो वाई होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम टेन थीटा को, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए, 10, एंड दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन दिस। ये कितना था, ये देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा, ये देना पड़ेगा भाई, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा भाई, यहाँ देना पड़ेगा, सुन लो पहले ही। तो ये चलिए मैं मान लेता हूँ उसको, क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे ले लो आप इसको, जो को ले लें यार, 65 ले लें, चलो 65 ले लिया, 65 ले लिया, ठीक है, 65 ले लिया, ठीक है, 65 ले लिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए, या 75 ले लें, चलो अब ले लिया 65, ये 65 ले लिया, ओके। तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो y अपॉन दिस, ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ये 5, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू आ जाती है 5। न्यूटन नहीं आएगी यूनिट, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोर्स है, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो ये ट्रायंगल हो गया आपके पास, ये ट्रायंगल हो गया अब आपके पास, ये और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक 60 80, तो ये 20 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट आया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आया बताइए, यहाँ से 5 न्यूटन। तो ये जो वर्क डन आ जाएगा या एरिया आ जाएगा, A1 A2 A3 A4 जिसको मैं लिखे दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना आएगा बताइए, 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये आ जाएगा 5। तो W बराबर ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 0.5 आ गया, चेक कर लो, देखो ये 10 होगा, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 10⁻2 0.5, ये 0.5 जूल आ गया, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बताइए जो A4 आ जाएगा, ये जो A4 आ जाएगा, ठीक है, इसको हटा दूँ यहाँ से, ये जो A4 आ जाएगा, इसका जो एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.5 जूल, ये आ जाएगा। अब आपको टोटल वर्क डन अगर फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन एट x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है, बाद बाकी तो सब फाइंड आउट कर ही दिए। अगर x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर पर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ करते हैं, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 80, तो इसमें जो टोटल वर्क डन आएगा, ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ध्यान से देख लीजिए। तो W बराबर A1 1 जूल आया था, A2 इसका एरिया कितना था, 3 जूल था, इसका एरिया कितना था बताइए, कितना था, इसका एरिया था 0.5 जूल, और प्लस A4 इसका आया -0.5 जूल, ये इससे मर जाएगा, तो W आ जाएगा 4 जूल। क्लियर हो गया बच्चों, इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, आज ही शाम को फिर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।